नमस्कार, एपीएन सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जल्दी से नजर डाल लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए देहरादून जा रहे हैं। दोपहर में पीएम मोदी की रैली है, जिसमें वो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को निशाना बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के इसी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आज 4 धाम यात्रा मार्गों के लिए प्रस्तावित ऑल वेदर रोड का शिलान्यास करेंगे और कहा जा रहा है कि ऑल वेदर रोड उत्तराखंड की लाइफ लाइन होगी। इसके बाद बनने से यहां आने वाले लोगों को लैंडस्लाइड के चलते कई दिन जाम में फंसना इतिहास की बात हो जाएगी और इस परियोजना का उद्देश्य 4 धाम तीर्थ यात्रा केंद्रों के कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, ताकि इन की वजह से यात्री सुरक्षित और तेज और सुविधाजनक अपने आप को महसूस कर सके। चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना है। ऑल वेदर रोड के इस शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत को करनी है, लेकिन हरीश रावत की नजर में ये सिर्फ चुनावी जुमला है। विधानसभा चुनावों से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी की उत्तराखंड की ये पहली यात्रा है और प्रधानमंत्री करीब 1 बजे परिवर्तन महारैली को संबोधित कर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। आज नोटबंदी का 49वां दिन है, लेकिन नकदी की समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग की आज होने वाली बैठक में देश के अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही उसे संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में 15 आमंत्रित सदस्य भी पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच ये बैठक हो रही है, क्योंकि अभी भी बैंकों में लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। करीब 70% एटीएम मशीनें खाली हैं। किसान, मजदूर से लेकर के हर नौकरी पेशा परेशान है। ऐसे में नोटबंदी की खुशी लोगों के चेहरे से गायब हो चुकी है और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर नोटबंदी विदाउट मैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। रिजर्व बैंक और विभिन्न पक्षों के एजेंसियों के लिए चालू वित्त वर्ष में वृद्धि के अनुमान को कम आंके जाने के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.6% से घटाकर के 7.1% कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना जैसी पहल का भी जायजा लेंगे और इन योजनाओं पर 340 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। नोटबंदी पर विपक्ष की एकजुटता में दरार खुलकर के सामने आ गई है। सीपीएम ने सोमवार को ऐलान किया है कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस की लीडरशिप में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगी। एनसीपी ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कॉमन एजेंडा तय करने की बात कही है। सपा भी अब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ से नरेंद्र मोदी पर लगाए गए करप्शन के आरोपों के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। पार्टी ने 27 दिसंबर को सोनिया और अन्य विपक्षी नेताओं की मीटिंग और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ करप्शन के आरोपों और नोटबंदी के खिलाफ नए साल में देश भर में आंदोलन चलाने का फैसला किया है और पार्टी ने इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। आंदोलन 2 फेज में चलेगा। पहला फेज 5 जनवरी और दूसरा 8 जनवरी से शुरू होगा। इसमें अलग अलग दल अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जहाँ की देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 24 घंटे 7 दिन के ये हैशटैग पॉलिटिक्स का एक बहुत कुरूप चेहरा है कि आप रिमोट बटन के आधार पर हर कुछ चाहते हैं। एक मीटिंग में सारे लोग नहीं है तो टूट हो गई साहब। भाजपा उतनी
परेशान हो तो मैं समझता हूँ, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में भी परेशानी अगर हो जा रही है तो कहीं ना कहीं जो कहा गया कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हमारा मानना है कि हम अलग पृष्ठों पर किसी मीटिंग के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन हम सारे दल आवाम की परेशानी, बदहवासी, हमारे अर्थतंत्र की टूट, हमारी अर्थव्यवस्था की बेहाली पर हम एक साथ हैं, एक किताब का हिस्सा हैं। पन्ने अलग अलग हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये महत्वपूर्ण। जो भी चाहता है और जिसको भी आक्रोश है नोटबंदी को लेकर, मुझे उनको पहुंचना चाहिए और मैं पूरे विपक्ष का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में पूरे 1 महीने हम सब ने मिलकर सरकार का मुकाबला किया, सरकार की घेराबंदी की। इसमें अलग अलग दल अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जहाँ की जो मुकाबला करने के लिए तो सूझबूझ भी होनी चाहिए और नीति और नियत साफ होना चाहिए। अगर अंदर दाव पेंच चलेगा तो इस तरह की तो चीज कामयाब होगी नहीं। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर तीखे वार करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली में यूनियन बैंक की करोलबाग ब्रांच में बीएसपी के ऐसे खाते का पता चला है जिसमें नोटबंदी के बाद करीब 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, वो भी नगद। दिल्ली के करोलबाग में यूनियन बैंक की ब्रांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच चल रही है। नोटबंदी के बाद पहली बार किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर जांच की सुई घूमी है। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों में लगभग 102 करोड़ रुपए 1000 के नोटों की शक्ल में थे, जबकि बाकी रकम 500 रुपए के नोटों के रूप में जमा कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के खाते में 2 दिसंबर को 15 करोड़, 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख, 5 दिसंबर को 17 करोड़, 6 दिसंबर को 15 करोड़, 7 दिसंबर को 18 करोड़, 8 दिसंबर को 18 करोड़, 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए नकद जमा कराए गए। अब आयकर विभाग बीएसपी से इतनी बड़ी नकदी का सोर्स पूछ सकता है। नियम के मुताबिक राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे का रिकॉर्ड रखना होता है, बताना होता है कि चंदा किसने दिया, वो कहां रहता है। अगर कोई पार्टी इसका हिसाब नहीं रखती है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। भाजपा हो चाहे बसपा, अगर अकाउंट में पैसा आया है तो जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के प्राविधान में बदलाव करे केंद्र सरकार, जिससे कि इस पैसे की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जा सके और हर पैसे की, उनके बीजेपी के भी अकाउंट में कथित तौर पे पैसे जमा हुए हैं नोटबंदी के बाद, तो वो पैसे कहाँ से आए, उनका सोर्स क्या है, और इसको एक सही मुकाम पर ले जाकर ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो, क्योंकि हमें जरूरी है कि हम जनता के सामने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में उभरें। यदि इतना कमाते हैं और इतना धन उनके पास है और उसका सोर्स अगर है तो वो बता सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना ज्यादा धन है और मैंने उसको बैंक में डाला। और यदि समझा नहीं सकते हो और अननोन अनजाने कंपनियों से पैसे सडनली आ जाते हैं, खुद कैश जमा कर देते हैं लाखों रुपए, तो प्रश्न बनेगा। ये तो सिर्फ एक कार्रवाई है, तो एक साधारण व्यक्ति से लेके बड़े से बड़ा काला धन जिसके पास है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के करोलबाग में यूनियन बैंक की शाखा पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को झटका दिया है। इस शाखा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार का खाता मिला है, जिसके बाद ये छापेमारी हुई है। उनके बैंक खाते में नोटबंदी के बाद अब तक 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। इसी शाखा में मायावती की पार्टी बीएसपी का भी खाता है, जिसमें नोटबंदी के बाद से अब तक 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति मामले में नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार बेनामी संपत्ति की शिकायत के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार को नोटिस दिया गया। उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक मायावती के भाई के अलावा नोएडा के कई बिल्डर्स को भी नोटिस भेजे गए हैं। आनंद कुमार पर बेनामी संपत्ति के लिए सांठगांठ करने का आरोप लग चुका है। मायावती के भाई आनंद कुमार ने रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है। उनके खिलाफ पहले भी अवैध ट्रांजैक्शन के आरोप लग चुके हैं। मायावती की सरकार के समय तो वे 50 कंपनियों के मालिक थे। इस दौरान उन्होंने 760 करोड़ रुपए का कैश लेन देन किया था। गौरतलब है कि मायावती पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। मायावती नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है। वे लगातार इस फैसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ हमले बोल रही है। बीते सोमवार को भी उन्होंने नोटबंदी का जल्दबाजी में लिया गया बीजेपी के लिए गले की हड्डी बना फैसला बताया। इससे वे काफी खुश हैं और फिलहाल इस मामले पर बीएसपी चुप्पी साधे हुए है।
हैदराबाद पुलिस ने 5 लोगों को 15,08,000 रुपए और 506 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। सभी नोट 2,500 और 1,100 रुपए के नोट हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग बैंक के ऑडिट में पकड़े गए हैं और 5 शातिरों ने बैंक के एटीएम में डाले जाने वाले रुपए चुराए थे। दरअसल बैंक के 1.88 करोड़ रुपए में से लाखों रुपए चोरी किए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी और इसके बाद ही इन 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन 5 ने चुराए रुपयों को दूसरे लोगों को लोन भी दिया था। और 2014 से अभी तक ऑडिट को ये लोग, क्योंकि ये टीम लीडर खुद इन्वॉल्व है, तो उनको मालूम रहता है कि ऑडिट किस रूट में क्या टाइम को होने वाला। तो जिधर जिधर एटीएम में फ्रॉड रहता है, कैश का शॉर्टेज रहता है, उसको दूसरा एटीएम से पैसा लाके उसको भर देने का काम करते थे, तो वो ऑडिट में नहीं पकड़ा जाता। तो ऐसा करते हुए अभी चला, लेकिन अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद जब लार्ज कैश शॉर्टेज हुआ पब्लिक को, तब वो कंपनी और बैंक जब खुद उसका ऑडिट किए तब कैश शॉर्टेज मिला। नोटबंदी की मार आज भी दिखने को मिल रही है। दिक्कतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बहराइच में रुपयों के लिए लाइन में लगी एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। घटना बहराइच के थाना रिसिया इलाके के शंकरपुर गांव के पास का है। यहां के सीसी सलोन बाजार स्थित इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा में जमा अपने रुपयों को निकाले 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गई थी और वो काफी देर तक लाइन में खड़ी रही और अचानक बैंक के बाहर अचेत होकर के गिर पड़ी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका महिला के बेटे ने कहा है कि इसके लिए बैंक मैनेजर जिम्मेदार है। इससे इलाके के लोगों में गुस्सा है। हम सुबह जा रहे थे किसी काम से, तो इधर ही आए, तो करीब 10 बजे के पास इन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया फॉर्म वगैरह भरा है मैंने, और औरत अम्मी जो है हमारी लगी हुई लाइन में, तो पैसे नहीं मिल रहे। तो हम जाकर के मैनेजर साहब से बात की, तो उन्होंने सीधा ये लफ्ज़ कहा कि आप जाइए अलग बैठिए, जब लाइन में आएगी नंबर तब पैसा दिया जाएगा। बीमारी का बताया मैंने, तब भी उन्होंने मेरी बात ना सुनी। ये नोटबंदी की वजह से और खासकर मैनेजर साहब की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है। मोदी सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लाने पर विचार कर रही है। इसके मुताबिक 30 दिसंबर के बाद 10,000 या इससे ज्यादा के पुराने नोट रखने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी शख्स 10 से ज्यादा पुराने नोट नहीं रख सकता। खबरों के मुताबिक पुराने नोटों के लेन देन पर ये ऑर्डिनेंस 30 दिसंबर से पहले लाया जा सकता है। बता दें आपको कि 31 मार्च तक पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के कुछ चुनिंदा काउंटरों पर ही बदलने की इजाजत है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस कानून को तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने वालों पर कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है और जुर्माने का फैसला मजिस्ट्रेट पर छोड़ा जा सकता है। ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था और देश की कुल करेंसी का करीब 86% यही नोट थे। आरबीआई के मुताबिक करीब 13 लाख करोड़ की ओल्ड करेंसी बैंकों में वापस आ चुकी है। सरकार के कड़े रुख के बाद पुराने नोटों को जलाने, फेंकने या मंदिरों में दान देने के मामले भी सामने आ चुके हैं। सरकार ने ब्लैक मनी रखने वालों के लिए 1 टाइम विंडो ऑप्शन भी दिया है, जिसके मुताबिक अनडिक्लेयर्ड कैश के पर 50% टैक्स और पेनल्टी देकर के इन्हें अकाउंट में जमा कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने रेलवे एक्सीडेंट के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को दुगना करने का फैसला किया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रेल दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अगर रेल दुर्घटना में रेल यात्री का अंग भंग होता है तो उसके लिए भी मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। रेल दुर्घटना में बढ़ी हुई मुआवजे राशि 1 जनवरी 2017 से लागू मानी जाएगी। रेल दुर्घटना में मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को देखते हुए लिया गया।
रेलवे के मुताबिक हाल ही में रेल एक्सीडेंट के मामले में अदालत की ओर से टिप्पणी की गई थी कि रेलवे को रेल दुर्घटना के मुआवजे की राशि बढ़ाए जाने पर विचार करना चाहिए। अदालत की इसी टिप्पणी के बाद रेलवे बोर्ड ने मुआवजे राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में जरूरी कदम उठाए हैं। इसी तरह अगर किसी रेल यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2,40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं रेल हादसे में अगर किसी रेल यात्री की एक हाथ की 4 उंगलियां कट जाती हैं तो उस हालात में उसे 1,60,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। संशोधित नियमों के मुताबिक सबसे कम मुआवजा 64,000 रुपए का है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ के लोक भवन में फिल्म, टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स संस्थान का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश सरकार ने सिनेमैटिक और लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई के लिए एक ऑटोनोमस संस्थान फिल्म, टेलीविजन और लिबरल आर्ट्स संस्थान की स्थापना करने का फैसला लिया है। इस संस्थान में फिल्म, टेलीविजन और अन्य कलाओं के विभिन्न प्रकार के सिलेबस की पढ़ाई होगी। संस्थान के लिए स्थानीय अवध विहार योजना में अवध शिल्प ग्राम के पास भूमि का आवंटन किया जा चुका है। जब तक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक प्रथम चरण में निशांतगंज स्थित SCRT संस्थान में अस्थायी कैंपस से इस संस्थान का संचालन किया जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों पर ही इसका मुजाहिरा देखने को मिला है। इस बार आई तस्वीरें सहारनपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज बब्बर की है, जिसमें वे गुस्से में लाल पीले होते हुए एक कार्यकर्ता के बाल नोचते नजर आए। गुस्सैल राज बब्बर का कार्यकर्ता के बाल नोचते वीडियो वायरल हुआ है। मामला सहारनपुर के इंदिरा चौक का है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। यहां भीड़ के चलते राज बब्बर को पीछे से जरा धक्का क्या लग गया, राज बब्बर आग बबूला हो गए। राज बब्बर ने गुस्से में आकर के कार्यकर्ता के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसके बाल तक नोच डाले। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं राज बब्बर को कार्यकर्ता के बाल नोचते हुए। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता पीछे से धक्का मुक्की होने की बात कहकर के माफी मांग रहा है, लेकिन इसका असर राज बब्बर पर होता नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की रणभेरी किसी भी पल बच सकती है, इसलिए यूपी सरकार उद्घाटन और शिलान्यास करने पर जोर दे रही है। ऐसे में गाजीपुर के अंसारी बंधु भी अखिलेश सरकार की कृपा बरसनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कौमी एकता दल का सपा में विलय हो चुका है। ऐसे में सीएम अखिलेश यादव ने मोहम्मदाबाद के वोटरों को रिझाने के लिए वहां ट्रामा सेंटर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस ट्रामा सेंटर के लिए खुद मुख्तार अंसारी ने सीएम अखिलेश यादव से बंद कमरे में मुलाकात की थी। ट्रामा सेंटर के निर्माण पर 187 लाख की लागत आएगी। अखिलेश सरकार ने 88 लाख की बजट भी इसके लिए निर्माण के लिए विभाग को भेज दिया है। इसका शिलान्यास मोहम्मदाबाद विधायक सिबगतुल्ला अंसारी ने किया। सेंटर मोहम्मदाबाद में बन जाएगा, बस बनने का जियो जारी होना है। और हमारे सीएमओ महोदय ने, उनका शुक्रगुजार हूं, उनका धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने टेंडर करके इसको गिराने का काम भी शुरू कर दिया और 12 आना गिर भी गया। मेरठ में एक महिला के खाते में आए 99 करोड़ मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने महिला के अकाउंट में पैसे आने की बात को गलत करार दिया है। बैंक अधिकारियों की माने तो खाते की KYC अपडेशन न होने की वजह से बैंक की तरफ से उस खाते में होल्ड लगा दिया गया था, ताकि खाते में बिना KYC अपडेट कोई और ट्रांजैक्शन न हो पाए। नहीं आए थे तो KYC अपडेशन ना होने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट का होल्ड लगा दिया गया था, जिससे कि पार्टी समय से अपने KYC अपडेट कर दे और उसके खाते से ये रो कट जाए। खाते में कोई ऐसी हो जहाँ कोई पैसा नहीं डला हुआ, फरवरी के बाद से इनके खाते में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। मथुरा में लव सेक्स और धोखे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पहले फेसबुक पर दोस्ती और फिर प्यार का इजहार, फिर फिजिकल रिलेशनशिप और फिर धोखा। दरअसल पश्चिम बंगाल की एक लड़की को मथुरा के रहने वाले शुभम अग्रवाल से फेसबुक के जरिए प्यार हो गया और इस प्यार की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जिसके बाद शुभम मथुरा से पश्चिम बंगाल पहुंच गया और शादी का झांसा देकर मथुरा के वृंदावन थाना इलाके के चैत्य विहार स्थित अपने फ्लैट पर लेकर आया और उसके साथ रहने लगा। जब इस रिलेशनशिप का लड़की ने विरोध किया तो उसके
उसने लड़की को एक मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर भर करके जल्द ही शादी करने का वादा दिया और लगातार उसका शोषण करता रहा। और इसी के साथ एपीएन सुपरफास्ट में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।